अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हमने चैप्टर नंबर 2 स्टार्ट करना है, जो है आइनी इर्तिका कॉन्स्टिट्यूशनल एवोल्यूशन 1947 टिल 1973। चैप्टर नंबर 1 हमारा कंप्लीट हो गया है और उसमें हमने तहरीक पाकिस्तान पढ़ा था कि पाकिस्तान मूवमेंट को कैसे चलाया गया और क्या 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 स्टेप्स लिए गए मुसलमानों और ब्रिटिश गवर्नमेंट की तरफ से, और इवेंचुअली इट एंड्स अप इन द क्रिएशन ऑफ पाकिस्तान। तो सेकंड चैप्टर है हमारा आइनी इर्तिका का। इस चैप्टर के अंदर हमने पढ़ना है कि पाकिस्तान ने किस तरह आइनी लिहाज से आगे बढ़ता रहा। इर्तिका बेसिकली आगे बढ़ने को कहते हैं, तरक्की करने को कहते हैं, एवोल्यूशन को कहते हैं। तो इर्तिका आइनी इर्तिका में हमने ये पढ़ना है कि क्या क्या स्टेप्स उठाए गए कि पाकिस्तान ने अपना पहला आइन बनाया, फिर वो नाकाम हुआ तो सेकंड आइन कैसे बनाया गया, फिर थर्ड कॉन्स्टिट्यूशन पाकिस्तान का कैसे बना। तो ओवरऑल हमने एक ब्रीफ हिस्ट्री पाकिस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन की पढ़नी है, और जो कॉन्स्टिट्यूशन के अंडर पाकिस्तान के अंदर मुख्तलिफ इंस्टीट्यूशंस काम कर रहे हैं, जैसे मुख्तलिफ इदारे हुकूमत के, उनका हमने इसके अंदर मुताला करना है। तो चैप्टर नंबर 1 आइनी इर्तिका से स्टार्ट हो रहा है कि पाकिस्तान का पहला अबूरी आइन, फिर उसके बाद पहली आइन साज असम्बली ने कब काम स्टार्ट किया, उसके अंदर कितने अफराद थे, ये शामिल है। बेसिकली इस चैप्टर के अंदर हमने पाकिस्तान के आइन और आइनी इदारे पढ़ने हैं। तो पहले हम ये डिस्कस करेंगे कि आइन किसको कहते हैं। आइन एक ऐसी दस्तावेज़ होती है, एक ऐसा स्ट्रक्चर होता है, ऐसा ढांचा होता है, एक लिखी हुई फॉर्म में या अनरिटन भी हो सकता है। जैसे कुछ कंट्रीज़ का अनरिटन भी है, जैसे बरतानिया। तो हम बेसिकली आइन को कह सकते हैं, आइन एक दस्तावेज़ है या एक ऐसा स्ट्रक्चर है, एक ऐसा ढांचा है जिसके मुताबिक रियासत का निज़ाम चलाया जाता है। कोई भी इदारा बनाया जाता है, छोटे से छोटा, उसको किसी न किसी रूल्स एंड रेगुलेशन को फॉलो करके चलना पड़ता है। चाहे वो स्कूल है, कोई कॉलेज है, कोई ऑफिस है, उसके कोई ना कोई रूल्स रेगुलेशंस होते हैं, उसके वर्किंग आवर्स होते हैं, उसके अंदर काम करने वाले अफराद के रूल्स रेगुलेशंस होते हैं, और वो किन रूल्स को फॉलो करते हुए क्या क्या स्टेप्स लेगा, किस तरह से काम करेगा। इसी तरह जो रियासत है उसका निज़ाम चलाने के लिए भी असूल व ज़वाबित बनाए जाते हैं। तो ऐसे असूल व ज़वाबित जिनके मुताबिक किसी रियासत का निज़ाम चलाया जाता है, उसको हम आइन कहते हैं। आई होप आपको समझ आ गई होगी। यानी वो असूल व ज़वाबित जिनका ताल्लुक़ रियासत के निज़ाम से होता है, उसको हम आइन कहते हैं। तख्लीक़ पाकिस्तान जनूबी एशिया के मुसलमानों के लिए नेमत उज़्मा और बारगाह एज़्दी की तरफ से एक अतिया है। नेमत उज़्मा यानी बहुत बड़ी नेमत, और बारगाह एज़्दी यानी अल्लाह ताला की बारगाह की तरफ से एक अतिया यानी तोहफ़ा है। ये मुल्क मुसलमानों की कोशिशों और कायदे आज़म की मुदब्बिराना बसीरत का समर है। यानी मुसलमानों ने जो कोशिशें की, अपनी जानी और माली खिदमात पाकिस्तान के लिए दी, और कायदे आज़म की मुदब्बिराना बसीरत का मतलब होगा उनकी विजडम, उनकी दूर की सोच, जो मुसलमानों के सियासी मुस्तकबिल को अगले 100 सालों तक देख सकते थे, इसको कहते हैं। यानी हिंदुओं के जाने के बाद मुसलमानों के साथ क्या सलूक होगा, उसका समर है, यानी उसका फल है। बकौल अमेरिकन सदर ट्रूमैन, मुमलिकत पाकिस्तान का मेमार यानी बनाने वाला, बिल्डर, दुनिया की सबसे बड़ी इस्लामी रियासत का बाप है। मुझे यकीन है दुनिया की सबसे बड़ी इस्लामी रियासत, यानी उस वक्त तक दुनिया की सबसे बड़ी इस्लामी रियासत आबादी के लिहाज से पाकिस्तान थी, जब पाकिस्तान कायम हुआ था, और जब मशरक़ी पाकिस्तान, जो अब बांग्लादेश है, पाकिस्तान का हिस्सा था। मुझे यकीन है कि मिस्टर जिन्ना की गैर मामूली क़यादत पाकिस्तान और उसके बाशिंदों के लिए मशअल राह साबित होगी। सदर ट्रूमैन की यहाँ पे एक स्टेटमेंट है कि पाकिस्तान का जो मेमार हैं, यानी मिस्टर जिन्ना, वो इस्लामी रियासत, दुनिया की सबसे बड़ी इस्लामी रियासत के बाप हैं, और मुझे यकीन है कि उनकी गैर मामूली क़यादत, यानी एक बहुत काबिल इंसान थे,
कायद आज़म जिनकी काबिलियत के एतराफ़ करने वाले पूरी दुनिया में मौजूद थे, पाकिस्तान और उसके बाशिंदों के लिए मशाल राह साबित होगी। यानी रोशनी दिखाने वाला, रास्ता दिखाने वाली रोशनी की तरह कायद आज़म की क़यादत पाकिस्तान और उसके बाशिंदों के लिए साबित होगी। पाकिस्तान एक ऐसे, लेकिन हमारी बदकिस्मती थी कि पाकिस्तान की ये मशाल राह दिखाना जो थी कायद आज़म की सूरत में, ये सिर्फ 1 साल तक पाकिस्तान बनने के बाद पाकिस्तान के साथ रही। उसके बाद कायद आज़म की डेथ हो गई, जिसकी वजह से यह भी एक रीज़न था कि पाकिस्तान में पहला आइन बनने में बहुत वक्त लगा। इंडिया और पाकिस्तान एक साथ इकट्ठे हुए थे। इंडिया ने अपना पहला आइन 1.5 साल के से मुकम्मल कर लिया। हमें पहला आइन बनाने में तकरीबन 9 साल का अरसा लगा। पाकिस्तान एक ऐसी मुमलिकत है जो महज नज़रियाती और मजहबी नुक्ता निगाह से 14 अगस्त 1947 को दुनिया के नक्शे पर नमूदार हुई। हर नौज़ायदा मुल्क को अपने क़याम के फ़ौरन बाद आइन की ज़रूरत पड़ती है। आइन एक ऐसा सियासी ढांचा है जिसके मुताबिक रियासत का निज़ाम चलाया जाता है। पाकिस्तान की कौमी ज़िंदगी में आइन साज़ी का मसला तवील अरसे तक मुअम्मा बना रहा। मुअम्मा यानी ऐसा एक उलझन जो हल ना हो सके। और जब पाकिस्तान बना तो वो एक नज़रिए की बुनियाद पर आया था, जिसको नज़रिया इस्लाम कहते हैं। 2 कौमी नज़रिए की बुनियाद पर पाकिस्तान वजूद में आया था। और नौज़ायदा यानी नए बनने वाले मुल्क को अपने क़याम के बाद आइन की ज़रूरत होती है, और आइन उसूल व ज़वाबित हैं जिनके मुताबिक रियासत का निज़ाम चलाया जाता है। और लेकिन पाकिस्तान की जो कौमी ज़िंदगी है, इसमें आइन एक गैर हलशुदा एक मुअम्मा बना रहा, एक उलझन बनी रही। और इसमें कई तजर्बात किए गए, और तजर्बात आगे आप चैप्टर्स में पढ़ेंगे इसी चैप्टर में, कि किस तरह से 1 यूनिट बनाया गया। पहली आइन साल असेंबली ने इतना सा काम किया, फिर उसको तोड़ दिया गया, नए सूबाई इलेक्शन करवाए गए। तो इस तरह कई तजर्बात करके पाकिस्तान को इस मुहिम के हल के लिए मुख्तलिफ कठिन मनाजिल से गुजरना पड़ा, जिनकी तफसील दर्ज झेल है। पहली है पाकिस्तान का अबूरी आइन, इंटर्म कॉन्स्टिट्यूशन। अबूरी या इंटर्म कॉन्स्टिट्यूशन का मतलब होगा ऐसा आइन जो आर्जी तौर पर राइज किया जाता है। अबूरी का मतलब आर्जी होता है, जो परमानेंट नहीं होता। और ऐसा इसलिए किया गया था कि 1935 का एक्ट जो था, जो आप चैप्टर नंबर 1 में पढ़ चुके हैं, उसमें आपने देखा किस किस्म की एक वो चीज़ें थी जिसको कायद आज़म ने भी गुलामी का चार्टर कहा था। तो ये एक ऐसा वो था, एक्ट था जो सिर्फ उस टाइम बरसगीर के लोगों के लिए मुतारिफ करवाया गया था। और हम लोग डेफिनेटली उस टाइम अंग्रेज़ों की कॉलोनी थे, तो उसी लिहाज से उसमें अवामी ख्वाहिशात या अवामी हकूक़ को ज़्यादा प्रायोरिटी हासिल नहीं थी। तो इसलिए 35 के एक्ट को अबूरी हैसियत दी गई कि ज़ाहिर है जैसे ही मुल्क बना, पहला आइन नहीं बना था, तो आइन को बनाने के लिए जितना अरसा दरकार था, उतनी देर तक 1935 के एक्ट को ही नाफिज करना था। जब भी कोई नई रियासत आज़ाद होती है और वो अपनी जिस मुल्क से जिससे आज़ाद होती है, उसके आइन को नाफिज किए रखती है। जैसे उसका कोई एक्ट है, जिस भी वो साम्राज्य से, जिस कॉलोनी से, जिसकी कॉलोनी बना होता है, जिस इंपीरियलिज्म से वो आज़ादी हासिल करता है, अगर उसने उसी का एक्ट को नाफिज किया हो तो उसको डोमिनियन स्टेट का दर्जा हासिल रहता है। डोमिनियन बेसिकली आज़ाद होती है, लेकिन वो आइन अपने पुराने जो रूलिंग कंट्री है, पुराने अपने आकाओं का यूज़ कर रही होती हैं। उर्दू में इसको कहेंगे आकाओं का जो आइन यूज़ करते हैं, उसको डोमिनियन स्टेट कहते हैं। ये आपके नॉलेज के लिए मैं बता रही हूँ कि डोमिनियन स्टेट पाकिस्तान फिर काफ़ी अर्से तक रहा, जबकि इंडिया सिर्फ 1.5 साल में उसने डोमिनियन स्टेट से अपने आप को उस डोमिनियन स्टेट का जो स्टेटस था उसको रिमूव करवा लिया और आज़ाद कंट्री के तौर पे सामने आया। लेकिन पाकिस्तान ने डोमिनियन स्टेट के जो दर्जा था उसको ख़त्म करवाने में तकरीबन 9 साल का अरसा लगाया। तो डोमिनियन स्टेट वो होती है जिसमें जिस भी आप मुल्क के ज़ेर तसल्लुत रहे हैं, उसका एक्ट या उसका निज़ाम, उसका जो आइन है, आप उसको नाफिज किए रखते हैं। तो 1935 में जब पाकिस्तान आज़ाद हुआ, तो अबूरी आइन को कुछ तरामीम के साथ, कुछ तब्दीलियों के साथ
इख्तियार किया गया, जिसके तहत ताज बरतानिया की आइनी हैसियत बरकरार रही। वही गवर्नर जनरल पाकिस्तान के तकर्रुर की मंजूरी देता था। ताज बरतानिया यानी बरतानवी हुकूमत के आइनी हैसियत बरकरार रही और गवर्नर जनरल के तकर्रुर की मंजूरी बेसिकली गवर्नर जनरल को जो आइन साज असम्बली थी या पार्लियामेंट थी उसी ने सेलेक्ट करना था, लेकिन ताज बरतानिया सिर्फ रस्मी मंजूरी देती थी, सिर्फ राय नाम। इसी वजह से इसको फिर डोमिनियन स्टेट कहते हैं। यानी जब आप किसी अपने जो आपके जिस भी मुल्क के आप ज़ेर तसल्लुत रहे हैं उसका निज़ाम आप राइज किए रखें और उसके जो सरबराह हुकूमत है उसको उसकी आइनी हैसियत भी बरकरार रहे, तो तब आप डोमिनियन स्टेट में होते हैं। इस आइन के तहत वफाकी निज़ाम राइज किया गया। यानी फर्स्ट ईयर में आप पढ़ चुके हैं वफाकी निज़ाम कौन सा निज़ाम होता है, जिसमें आइन के तहत इख्तियारात को मरकज़ में और सूबों में तकसीम किया जाता है और गवर्नर जनरल के इख्तियारात महदूद थे। असल इख्तियारात का सरचश्मा वज़ीर आज़म था। ये पहला आइन था जो 1956 के तक नाफिजुल अमल रहा। यानी ये पहला आइन था जो 1956 का जो पहला आइन बनने तक ये अमल में रहा। पहली आइन साज असम्बली, फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल असम्बली। नई आइन साज असम्बली के इंतखाब की बजाय 1946 के इंतखाबात में कामयाब होने वाले ऐसे अरकान पर मुश्तमिल एक आइन साज असम्बली तश्कील की गई जिनकी वाबस्तगी पाकिस्तान के साथ थी। इस बात का मतलब ये है कि नई आइन साज असम्बली नहीं बनाई गई थी, बल्कि 1946 के इंतखाबात जिनके तहत पाकिस्तान और इंडिया भी कायम हुए थे, जिनके तहत फिर आपने जब पढ़ा था 3 जून का प्लान, तो उसमें पढ़ा था कि बंगाल और पंजाब की तकसीम का फ़ैसला हुआ और सिंध के अरकान असम्बली ने ये फ़ैसला करना था कि वो पाकिस्तान के हक़ में हैं या इंडिया के। तो बेसिकली वो असम्बलीज़ 1946 के इलेक्शन में कायम हुई थी। तो 1946 के इलेक्शन में जो असम्बली बनाई गई उसमें ऐसे अरकान पर मुश्तमिल थी और जिन्होंने 1946 के इंतखाबात में कामयाबी हासिल की थी। इस पहली असम्बली और इसमें वो अफराद थे जिन्होंने पाकिस्तान के हक़ में फ़ैसला किया था। वो सिंध अरकान असम्बली थे, सिंध में से, पंजाब से, बंगाल से, उस टाइम जो था सरहद उससे, और बलूचिस्तान से। बलूचिस्तान को उस वक्त तक उसका दर्जा हासिल नहीं था, बलूचिस्तान के शाही जिरगे से। इस तरह वो अरकान असम्बली जिन्होंने 1946 के इंतखाबात में कामयाबी हासिल की थी। इस पहली असम्बली ने 10 अगस्त 1947 को कायद-ए-आज़म को अपना सदर मुंतखब कर लिया। यानी पाकिस्तान के इंतखाब से पहले ही पहली आइन साज असम्बली को चुन लिया गया था। आपने चीफ जस्टिस अब्दुल रशीद के सामने गवर्नर जनरल के ओहदे का हलफ उठाया। आगाज़ में असम्बली में 69 अरकान शामिल थे, बाद में तादाद 79 कर दी गई। आगाज़ में यानी शुरू में जो 10 अफराद थे वो कम थे, 69 अफराद थे, और बाद में 10 जो थे वो और अफराद इसमें शामिल किए गए जो गैर मुस्लिम थे, और यानी उनको भी, क्योंकि बंगाल में काफ़ी तादाद में गैर मुस्लिम आबाद थे तो उनकी भी नुमाइंदगी इसमें शामिल की गई। तो इस तरह शुरू में 69 थे, फिर बाद में 10 और शामिल कर दिए गए, तो टोटल जो अरकान थे पहली आइन साज असम्बली के वो 79 हो गए। इस असम्बली के पहले स्पीकर मौलवी तमीज़ुद्दीन थे। अबूरी आइन के तहत इस नई आइन साज असम्बली का इजलास बुलाया गया, जो आइन साज असम्बली के साथ मरकज़ी पार्लियामेंट भी थी, जिसने 44 कवानीन की मंजूरी दी। यानी जब अबूरी आइन था 1935 का, उसके तहत इस नई आइन साज असम्बली का इजलास बुलाया गया था। तो जो आइन साज असम्बली के साथ साथ मरकज़ी पार्लियामेंट भी थी। यानी पार्लियामेंट जो होती है वो मुल्क का कानून साज इदारा होता है जो रोज़मर्रा के कवानीन बनाती है, लेकिन आइन बनाने का काम भी इसी पार्लियामेंट ने सर अंजाम दिया। बेसिकली पार्लियामेंट ही आइन बनाती हैं, अगर किसी मुल्क का आइन नहीं होता तो पार्लियामेंट ही बनाती हैं, लेकिन बाज़ हालात में आइन बनाने के लिए किसी कोई अलग कमीशन भी बना दिया जाता है। तो इसलिए पाकिस्तान में ऐसा नहीं था, बल्कि जो असम्बली कानून बनाने के लिए पार्लियामेंट बनाई गई थी उसी ने मुल्क का पहला आइन भी बनाना था। और इसने जो पहले स्टार्ट में जब काम स्टार्ट किया तो इसने 44 यानी 44 कवानीन की मंजूरी दी, और इनमें से जो सबसे अहम था वो था प्रोडा, जो लियाकत अली ख़ान के दौर में पेश किया गया था और पास भी किया गया था।
और प्रोडा एक्ट जो था वो है पब्लिक एंड रिप्रेजेंटेटिव ऑफिसर्स डिसक्वालिफिकेशन एक्ट 1949। इसकी एब्रीविएशन प्रोडा है। प्रोडा की जो ये है पब्लिक एंड रिप्रेजेंट, इसका मतलब ये है कि सरकारी और जो अवामी इदारे हैं, ऑफिसर्स हैं, उनकी नाअहली का एक्ट। ये बेसिकली लियाकत अली ख़ान के दौर में मंजूर किया गया था और इसका मकसद ये था कि जो बहुत ज़्यादा करप्शन थी सरकारी अफसरान में पाई जाती थी, उसको कंट्रोल किया जा सके, उसके लिए ये एक्ट बनाया गया था। और जो 44 कवानीन असम्बली ने फौरी तौर पर उस टाइम पास किए थे, पहली आइन साज असम्बली ने और पहली कानून साज असम्बली ने भी जो कवानीन मंजूर किए थे, उनमें सबसे अहम तरीन कानून यही प्रोडा एक्ट था। तो यहाँ पे हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशनल हिस्ट्री का जो तारुफ है, इंट्रोडक्शन है, वो कंप्लीट होता है।